बीएसपी की 9 अक्टूबर की रैली के बारे में हमने जो जो चर्चाएं सुनी थी, हकीकत उससे भी ग्रैंड थी। काशीराम स्मारक में पैर रखने की जगह नहीं थी। आधी रात से बीएसपी के समर्थक, मायावती के समर्थक, बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग वो वहां मौजूद थे और मायावती को सुनने आए थे। भीड़ देखकर मायावती का उत्साह, जोश एकदम आसमान पर चला गया। मायावती ने यहां तक कह दिया कि अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि 2027 में बीएसपी की सरकार। तो ज्यादा लंबा इंट्रो ना देते हुए मैं सीधे आपको ले चलूंगा अभिषेक उपाध्याय जी के पास, और पहला सवाल उनसे मेरा यही, ये क्या भीड़ देखकर मायावती ऐसा तो नहीं कि भाव विवल होकर उन्होंने कुछ बोल दिया, या 2027 में वाकई कुछ संभावना है बीएसपी की? देखिए मधुर, पहली बात तो ये कि जो भीड़ आई थी ये वाकई अभूतपूर्व भीड़ थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने अंदर थे उससे भी वो जो संख्या थी बाहर की, वो उसका एक बड़ा चंक बाहर भी मौजूद था। और आप देखिए आज जब से ये बहन जी की जब से ये रैली हुई है उसके बाद रिएक्शन देखिए, जो भी सोशल मीडिया आप ध्यान दीजिए मधुर, जो उन पर अटैक कर रहे हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, वो उस भीड़ का वीडियो डाल के कह रहे हैं ये तो बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। लेकिन वो भीड़ हर कोई दिखा रहा है, उसने सबका ध्यान खींचा है। ये कोई नहीं कह पा रहा है कि रैली फ्लॉप हो गई है, उनके विरोधी भी नहीं कह पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। और यहाँ जो हमने बात की है, जो मेरी जानकारी है, बीएसपी के सोर्सेज ये कहते हैं कि बहन जी ने लास्ट में क्लियर किया है कि ये मोमेंटम रुकेगा नहीं, अब ये आगे बढ़ेगा। अब यही है सबसे बड़ी कहानी। अगर ये मोमेंटम आगे बढ़ाती हैं बहन जी, तो आपको मैं एक मोटा मोटा कहानी आपको बता दूं, जो बीएसपी के भीतर सोच है। उनके भीतर सोच है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही वो कोई बहुत बड़ा मुकाम पा जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्याशित हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मौजूदा हालातों में 2022 से 27 आते आते बीएसपी किंग मेकर न बन जाए, यानी कि सरकार किसकी बनेगी ये बहन जी तय करेंगी। ये एक भावना है बीएसपी की, जो तैयारी है उनका। होता क्या है ना कि आप जानते हैं कि लक्ष्य जो है ऐसे ही तय किए जाते हैं। सबसे पहला अचीव क्या कर सकते हैं, उसके बाद का क्या होगा। तो यहां पर एक बात क्लियर है, और इसे कहते हैं रिवाइंड कीजिए। बीएसपी ने जब शुरुआत की थी यूपी की राजनीति में, 93 से बीएसपी का उभार होना शुरू हुआ है, जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और उनकी सरकार बनी। 1995 में पहली बार बहन जी सीएम बनी, दूसरी बार 97 बनी, तीसरी बार 2002 में बनी। ये जो उनका दौर था, यहां पर वो किंग मेकर थी। 93 में भी सरकार बिना बीएसपी के नहीं बन सकती थी 93 में, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाई। 95 में उनके बगैर बीजेपी के पास कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं था कि अपनी खुशी से उनको बीजेपी ने कह दिया कि आप बन जाइए सीएम, हमें बड़ी खुशी होगी कि दलित की बेटी सीएम बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गेस्ट हाउस कांड के बाद एग्जैक्टली वो किंग मेकर थी। 97 में आ जाइए, 97 में भी जब कल्याण सिंह के साथ में ये हुआ था कि 6 महीने का टर्म होगा, वहां भी उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। 2002 में भी यही हुआ। तो वो जो मजबूरी कि हमारे बगैर आप सरकार नहीं बना पाओगे, उनका पहला लक्ष्य बीएसपी का यही है। इसी हिसाब से तैयारी चल रही है। और मैं एक बात और आपको यहां पर जोड़ूं मधुर, कि अब अगर ये सरकार बनेगी, अगर ऐसा होता है कि ये मामला जाता हंग की तरफ, तो बहन जी कंफर्टेबल कहां होंगी? इतिहास कहता है बीजेपी के साथ, क्योंकि 3 बार सरकार बना चुकी हैं। अगर ऐसा होता है, देखिए अगर मेजॉरिटी आ जाती किसी एक पार्टी की, वो बीजेपी की आ जाए, वो सपा की भी आ सकती है। सपा इसके पहले भी आपको ख्याल होगा 2012 में अपने दम पर सरकार बना चुकी है, फुल मेजॉरिटी ला चुकी है, तो वो भी ला सकती है फुल मेजॉरिटी, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी तो 2 बार से ला रही है, बसपा भी ला चुकी है, लेकिन ये तीनों पार्टियां पूर्ण बहुमत की सरकार ला चुकी है। लेकिन कंफर्ट क्या है? आज आप ध्यान दिया आपने, आज बहन जी ने सपा कांग्रेस पर अटैक किया और बीजेपी के बारे में कोई अटैक ही नहीं था, उल्टा तारीफ कर दी उन्होंने योगी सरकार की। ये बताता है कि जो किंग मेकर वाली जो कुर्सी है ना, जो किंग मेकर, ये उसका मुझे लगता है ये पहला इंडिकेशन है कि कल को, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में समस्या ये है कि बीजेपी का अपना जो आधार था, जो एक जातियों को जोड़ करके हिंदुत्व का गुलदस्ता बनाया था, वो बिखर गया है। जातिवाद और करप्शन की बातें, एंटी इनकम्बेंसी, ये उनको भी लग रहा है। लोकसभा वो हारे हैं, बुरी तरह से यूपी में हारे हैं, सिर्फ 33 सीटें आई हैं।
तो ऐसे में बहन जी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो बीएसपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर कल को ये नौबत आ रही है तो बगैर बहन जी के सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी, ये भी सिचुएशन एक हो सकती है। और इतना तो आप मानते होंगे कि राजनीति को जितने करीब से मायावती ने देखा है, कानून की विद्यार्थी रही हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो मायावती नहीं चाहती होंगी इसका मैसेज गलत जाए। सब कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बोला है और शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ थोड़े नरम हाथ रखे हैं। काशीराम स्मारक से जुड़े वो टिकट वाली बात पे तारीफ भी कर दी योगी आदित्यनाथ सरकार की, लेकिन कांग्रेस और सपा करारा वार किया है। और इसीलिए जब मायावती की रैली खत्म होती है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये साठगांठ है बीजेपी और बीएसपी की। तो लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि चलिए किंग मेकर बनना है, तो मायावती ऐसा भी तो नहीं है कि वो सपोर्ट दे देंगी, वो खुद सीएम नहीं बनेंगी। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं क्योंकि हमें आधार खुद मायावती ने ही दिया है और इतिहास भी कहता है कि मायावती 2-3 बार जब मुख्यमंत्री रही सपोर्ट से रही, समर्थन से रही, बीजेपी के एसपी के समर्थन से भी, एसपी के समर्थन तो नहीं थी तब, मुलायम सिंह थे, गेस्ट हाउस कांड हो गया था। तो मायावती जब बीजेपी के समर्थन से रही तब भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, 6-6 महीना कल्याण सिंह इनके बीच बहुत रस्साकशी चलती थी। तो मायावती का समर्थन लेके भी तो सरकार चलाना आसान नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। ये 3 बार बीजेपी हाथ जला चुकी है। और जो आप रस्साकशी की बात कर रहे हैं, आप 2002 याद कीजिए, जब बहन जी 2002 में बनी थी सीएम बीजेपी के समर्थन से, तो हुआ क्या था, किस तरह से ताश कॉरिडोर का मामला फंसा था। बहन जी ने बाकायदा, जगमोहन उस समय केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, और बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जगमोहन को बर्खास्त कर दिया जाए। संसद में बीएसपी के जो सांसद थे, जो कि बीजेपी के साथ थे यूपी में, वो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर के नारेबाजी करने लगे थे कि आप बर्खास्त कीजिए जगमोहन को। जगमोहन कौन होते हैं? ताज हेरिटेज कॉरिडोर में टिप्पणी करने वाले कि यहाँ नियमों कानून का उल्लंघन किया गया है, वो कौन होते हैं? तो ये वो कर चुकी हैं। 2002 में ये कहानी दोहराई जा चुकी है। और मैं आपको बताऊं, वो आपको वाकया याद होगा अक्टूबर 2002 का, कि जब ये बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सितंबर में की थी और अक्टूबर में रैली करने का ऐलान किया था, और बीजेपी को भनक लग गई थी कि बहन जी रैली करने से पहले इस्तीफा दे देंगी और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगी। तो उन लोगों ने चालाकी क्या की कि वो विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल हुआ करते थे, बीजेपी पहले पहुंच गई, समर्थन पत्र पहले, समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। वहां से थोड़ी सी राजनीति जब बदली, जब बहन जी गई वहां पर कि आप भंग कर दीजिए, तो राज्यपाल ने कहा नहीं, मेरे पास तो समर्थन वापसी की चिट्ठी पहले आ चुकी है, इसलिए बात वहां पर दूसरी दिशा में निकल गई। तो ये एक और नेताजी कहीं सीन में नहीं थे, अचानक सीएम बन गए। नेताजी सीएम बन नहीं गए, कहा जाता है बीजेपी ने बनवाया सीएम। सबसे लंबा कार्यकाल मुलायम सिंह यादव का बीजेपी की मदद से, ये कहा जाता है। और कुछ इंटरव्यू में अमर सिंह ने भी ये बात कही है कि बीजेपी की मदद से ही मुलायम सिंह यादव का बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल वही चला है। और वो दिखता भी था। आप सोचिए, बीजेपी वो सीएम बन गए मुलायम सिंह यादव, और आप उसमें क्या क्या घट रहा था इस पर बात कर लेते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे 2004, मेरे ख्याल से मई या जून तक, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, वो थे। ये वो केसरीनाथ त्रिपाठी थे जब 13 विधायक बीएसपी से टूट करके आ गए, तो केसरीनाथ त्रिपाठी ने उनके पर कोई फैसला नहीं लिया। भाई 13 विधायक कैसे टूट सकते हैं? एक निश्चित संख्या होती है, 2/3 थे नहीं। हाँ, दल बदल में खारिज जाएंगे। तो उस पर उन्होंने फैसला नहीं लिया। उसके बाद 37 और टूट के आए तो उन्होंने तुरंत मान्यता दे दी। बट इधर 13 पे फैसला नहीं ले रहे हैं और 37 आ रहे हैं, तो तुरंत लोकतांत्रिक बहुजन दल तुरंत मान्यता दे दी। तो यानी वो इंतजार कर रहे थे टूटे, वो पूरा हो जाए, कोरम पूरा हो जाए। तो आप 143 उनके अपने मुलायम सिंह यादव के, 13 इधर आ गए, 37 उधर आ गए, राष्ट्रीय लोकदल आ गया, सब मिला करके उन्होंने अपना, कांग्रेस भी साथ में थी, उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया मुलायम सिंह यादव ने। तो इतना सपोर्ट उस दौर में बीजेपी का रहा, और उसकी वजह ये थी कि बीजेपी के अंदर जो चर्निंग हुई कि भाई क्या ऑप्शन क्या है, या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए या फिर मुलायम सिंह सरकार बना लें। तो ये कहा गया कि नहीं ठीक है, लालजी टंडन ने कहा उनका हक है बनाना, ये बयान था लालजी टंडन का उस दौर में कि भाई वो बड़ी पार्टियों बनाएंगे, तो मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली। तो इस इतिहास को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर फर्क ये, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि बहन जी सिर्फ किंग मेकर ही क्यों, बहन जी सत्ता भी संभाल सकती हैं, वो 3 बार पहले हो चुका है, सीटें कम भी आई हैं, तो उसके बाद भी बीजेपी को समर्थन देना पड़ा है और वो सत्ता में रही है। तो ये मतलब किंग मेकर का कहने का मेरा आशय ये कि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती, ये एकदम क्लियर है। अब सत्ता केंद्र पे वो बैठे हैं या बैठे बीजेपी, अलग बात है। लेकिन देखिए, तब से अब तक गोमती में बहुत पानी बह चुका है। जब 3 बार बहन जी साथ में आई थी
बीजेपी के, उस समय तक कभी उनकी अपनी बहुमत की सरकार नहीं आई थी। 2007 में वो भी हो गया, अपने बहुमत की सरकार बहन जी ले आई हैं। तो अब 4 बार की मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आने वाले वक्त को किस तरह से डिफाइन करेंगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो किंग मेकर बन जाए सरकार। अगर ऐसी नौबत आती है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है बहुमत आ जाए समाजवादी पार्टी का, हो सकता है बहुमत आ जाए बीजेपी का, ये सवाल ही ना उठे। लेकिन अगर ये नौबत आती है तो ये हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का भी बने, तो बहन जी की अपनी शर्तों पर सरकार चलेगी। इस दौर में ये जरूरी नहीं है कि बहन जी इस तरह की खिचड़ी सरकार में सीएम बनना चाहेंगी, सरकार बहन जी के इशारों पर चले, ये इंपॉर्टेंट होगा उस सिचुएशन में। तो मुझे लग रहा है इसका एक इंडिकेशन सा हुआ है आज कि हम इसी मोमेंटम को जारी रखेंगे, और आप ये तय मानिए 27 हमारे बगैर कुछ नहीं है। और अगर आप देखिए कि जब भी चुनाव मैदान में योगी आदित्यनाथ जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, ये यही कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। बहन जी ने कहा कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये गौर करिए, बसपा की सरकार तो ठीक है, 5वीं बार मुख्यमंत्री, यानी उनका निशाना, उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, 5वीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनना। और इसके लिए उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है वो दिखा दिया है कि जो वोट उनका पीडीए की तरफ जा रहा था, यानी पीडीए फॉर्मूला से अटैच हो रहा था, पहले उस पर प्रहार करो। और यह भी सच है कि मायावती अब सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा, जैसा कि आपने 8 अक्टूबर को एक चर्चा के दौरान कहा था कि पहले अपना कोर वोट संभालो, आज मायावती का पूरा फोकस कोर वोट पर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपर कास्ट ये उन्होंने टिप्पणी कर दी, कोई नाम नहीं लेता। हाँ, उन्होंने नाम लेकर अटैक किया, नाम लेकर के उन्होंने कहा कि भाई वोट ट्रांसफर नहीं होता, उन्होंने बोल दिया। तो ये एकदम क्लियर। और मैंने कल भी कहा था कि देखिए, उनके साथ उस मंच पर आप अगर ध्यान दें तो सतीश मिश्रा भी उतनी मजबूती से मौजूद थे, कपिल मिश्रा उनके बेटे। तो एक मैसेज वहां उस मंच से भी था कि अगर बीएसपी का कोर मजबूत होगा तो वही फिर से शुरू हो सकता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बस एक क्या वो टीस भी है कि अगर अपर कास्ट आ जाए तो बीएसपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी तो एक इशारा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इशारा बिल्कुल हो सकता है। और उसमें सबसे अहम है कि फाउंडेशन मजबूत करना। हाँ। अगर नींव मजबूत कर ले गई बहन जी, वो दलित वोट बैंक पूरा चंक उनके पास आ गया, तो वो फिर आगे का जो काम है वो आसान हो जाएगा उनके लिए। और आप देखिए, आज के दौर में राजनीति सिर्फ बेस वोट को देखती है और उसके बाद तेजी से बदलती है। अगर बेस वोट है, ऐसी पार्टियां जो एक जात विशेष की पार्टियां कही जाती हैं, लेकिन जब उनका वोट बेस एक जगह मजबूत हुआ तो किस तरह से वो एक्सपेंड होना शुरू हुई, किस तरह से उनको दूसरी जातियां जो उनके उस दायरे में नहीं आती वो भी समर्थन देती, क्योंकि वहां पर डायनेमिक्स बदलते हैं। तो बहन जी को ये एकदम क्लियर है कि अगर वो मजबूत कर ले गई अपना कोर वोट बैंक, तो ये सब जो बाकी हैं वो आ जाएंगे। एक ये दूसरी बात मैं आपको एक बार और कह रहा हूँ, ये जो उन्होंने बीजेपी की तारीफ जो हल्की सी कर दी, इसमें एक और मैसेज आप ढूंढिए। वो मैसेज ये है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो बीजेपी से अलाइंड रहा है आज तक, लेकिन खुदा न खास्ता जिसके अंदर कुछ टीस है बीजेपी को लेकर के, जिन किन बातों से नाराज है, वो कहाँ जाए? तो वो वहीं जाएगा जहां मामला उसे लाइक माइंडेड दिखेगा। वो एकदम अपोजिट खेने में जाने में परहेज करेगा, लेकिन जहां लगेगा हाँ यार ये लाइक माइंडेड है, ये हमारी आइडियोलॉजी पर कोई अटैक नहीं हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ ही मिलकर चलने की बात हो रही है, तो ये अगर हमसे नाराज हैं तो वहां चले जाएं। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ये बड़ी स्ट्रेटजी है अपने आप में कि आप जो है जिस वोट बैंक को तोड़ना है, आपको जिस विचारधारा को तोड़ना है, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हुए, ताकि वो एक ट्रांजिट रूट रहे कि जो आना चाहे उसको ये ना लिखे कि आप उस विचारधारा के एकदम अपोजिट हैं। उसको लगे कि हाँ भाई एक छोटा सा पुल है, इस पुल के जरिए हम एंट्री करके इधर अगर आएंगे तो हमारे लिए एकदम अजनबी नहीं महसूस होगा कि हम कहाँ आ गए हैं, बल्कि ये लगेगा कि हम जहाँ थे थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के हवाएं और बादल कुछ वैसे मिलते जुलते हैं। ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है। अच्छा, जो आपने कहा, मैं फिर उसी विषय पे आना चाहता हूं कि अपना जो बेस वोट बैंक है उसको मजबूत करना। और आप देखिए कि मायावती जब सपा, बीजेपी, कांग्रेस इन पे अटैक कर रही थी तो कहती थी जातिवादी पार्टियां, लेकिन उन्होंने ये कहा, स्वार्थी और बिकाऊ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि दलित समाज से ही ऐसे नेता उभर जाते हैं जो स्वार्थी और बिकाऊ होते हैं। लोगों ने
क्योंकि टॉप सीक्रेट में बातें तो खुल के होती हैं। तो लोगों ने इसको जोड़ दिया आजाद समाज पार्टी से। तो क्या ये अटैक आजाद समाज पार्टी के लिए था, मायावती का? ये आप बहुत आराम से रीड कर सकते हैं और ये मान भी सकते हैं। नाम नहीं लेती हैं वो, आमतौर पे नाम नहीं लेती हैं वो, उनका ये मानना ऐसा लगता है और सोर्स बताते हैं कि वो चंद्रशेखर को कहीं गिनती नहीं है वो, तो इसलिए नाम नहीं लेती हैं। मगर इशारा पहले भी कई बार कर चुकी हैं। इसके पहले आपको याद हो लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ था आज़ाद समाज पार्टी का, उस पर भी उन्होंने तंज कर दिया था, ट्वीट कर दिया था, बड़ी चर्चा हुई थी। तो ये आज़ाद समाज पार्टी उनके लिए चिंता का विषय है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं 10 सीटों पर यूपी में, उसमें आपने देखा किस तरह से ऊपर थे बीएसपी के, कई सीटों पर, कुंदरकी में ऊपर थे, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में, इन सीटों पर पश्चिम में खासतौर पर बीएसपी से ऊपर चली गई है। तो वो उनके लिए चिंता का सबब है और नगीना जीत लिया है। बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद। तो ये चिंता का विषय है कि हमारा ही कोर वोट बैंक लेकर के ये पार्टी फल फूल रही है। अगर इस पर हम अटैक नहीं करेंगे तो हमारा एक अल्टरनेटिव, हमारे वोट बैंक में एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, यही हिस्सेदारी हो जाएगी। तो आगे फिर कैसे चीजों को हम टैकल करेंगे। और इसीलिए अरे जैसा आप कह रहे थे कि ये मायावती के विरोधी भी नहीं कह पा रहे थे कि रैली फ्लॉप है। तिलमिलाहट तो है ना सबके अंदर, हर रैली के, हर पार्टी के अंदर मायावती की इस रैली को देखकर एक तिलमिलाहट है। लोग ये कह रहे हैं, अच्छा लोगों को अगर मायावती खुद सपा और कांग्रेस पे इतना अटैक नहीं करती तो ये तिलमिलाहट कम होती, लेकिन मायावती ने उस पॉलिटिकल फोर्स को टारगेट किया है जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश की राजनीति में भी विकल्प है। इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूं। मायावती ना एनडीए में है ना इंडिया ब्लॉक में है और उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर ही अटैक कर दिया है। तो बीजेपी आप क्या देखते हैं, वो एंजॉय कर रही है इस चीज को कि हाँ चलो एसपी वर्सेस बीएसपी हो रहा है तो इसमें हमारा फायदा है, ऐसा कुछ है क्या सिनेरियो? देखिए बीजेपी के समर्थक तो बल्ले बल्ले हैं। आप देखिए ना कितने, आप सोशल मीडिया से एक हल्का सा हमको आइडिया लगता है हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक बहन जी और बीएसपी पर एकदम अटैकिंग मोड में हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो गदगद हैं। वो तो कह रहे हैं ये देखिए क्या बात कह दी बहन जी ने और हमारी तारीफ कर दी है और समाजवादी पार्टी का सही बेनकाब किया, अरे कांग्रेस को एकदम ठीक बेनकाब किया है। तो वो जो मैसेज है वो मैसेज चला गया है। और अब जो टिप्पणियां आ रही हैं जिस तरह से आप आज देखेंगे तो बहन जी की इस रैली की बहुत चर्चा है। इसका मतलब है कि इग्नोर करना ये किसी के बस की बात नहीं है। और बहन जी क्या है कि मैवरिक पर्सनालिटी हैं, मतलब चमत्कारिक हैं। चमत्कारिक पर्सनालिटी यानी कि अचानक से धूमकेतु की तरह से उठ करके छा गए और कभी अवसान हुआ तो अचानक से अवसान हो गया, वो वाली स्थिति है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में, और ये कहा जाता है कि बीएसपी का जो काडर है ना वो बड़ा ही कॉम्पैक्ट काडर है, वो एग्जैक्टली खड़ा हो जाएगा अपने नेता के पीछे, बशर्ते आप यकीन दिला दीजिए कि आप फाइट में हैं। ये बहन जी के इस पूरे जो उनका राजनीतिक सफर रहा है ये उसका एक फलसफा रहा है। तो अगर ये जो भीड़ है इसको लेके चिंता इसीलिए है जो दूसरी पार्टियां हैं कि आप देखिए दलित वोट बैंक इस समय, आज काशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस पर कौन नहीं मना रहा था। कांग्रेस ने पोस्टर निकाल दिया, आयोजन कर डाला, आजाद समाज पार्टी ने कर डाला, समाजवादी पार्टी ने कर डाला। तो ये सबको चाहिए, ये दलित वोट बैंक। और इसीलिए बहन जी की नाराजगी दिखती है कि हमारा जो कोर है उसमें सेंध लगा रहे हो, और वो भी अपोजिशन के खेमे में खड़े होकर के सेंध लगाना है तो बीजेपी का वोट बैंक खींचो ना, हमारा क्यों खींच रहे हो। ये एक बहन जी की जो टीस है वो यहाँ पर दिखाई देती है। टीस, लेकिन बहन जी ने तो कहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बहन जी मान रही कि कहीं कमी रह गई थी और कह रही कि मैं आप लोग को यकीन दिलाती हूं अब पूरी मेहनत करूंगी और अब 5वीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनूंगी। तो ये थी 9 अक्टूबर की ऐतिहासिक रैली, इंडीड दैट वाज हिस्टोरिक। तो 9 अक्टूबर बीएसपी का पुनर्जागरण, जो कि हम लोग पहले कह रहे थे, और जब तस्वीरें सामने आई इतनी विहंगम विशाल तस्वीरें थी कि ऐसा लगा कि मायावती से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। गदगद थी वो ये अपार जन सैलाब देखकर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर 2027 में आपको बदली हुई दिखाई दी तो 9 अक्टूबर 2025 को कभी भुलाया नहीं जा सकता। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।